हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टाइम इज मनी 696। तो आज हम जानेंगे कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है। मेरी पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक प्रोप्राइटरशिप फर्म, एक पार्टनरशिप फर्म और एक एलएलपी फर्म क्या होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार जाकर उसको देख लीजिएगा, जिससे मेरा यह टॉपिक आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है प्राइवेट, जिसका अर्थ यह होता है कि यह निजी व्यक्ति द्वारा ओन की जाती है। लिमिटेड, जिसका अर्थ यह होता है कि आपके द्वारा निभाई जाने वाली लायबिलिटीज हमेशा लिमिटेड मात्रा में होती है। कंपनी, कंपनी का अर्थ यह होता है कि यह कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रेगुलेट की जाती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसमें आप द्वारा निभाई जाने वाली लायबिलिटीज लिमिटेड मात्रा में होती है, तो आपके मन में यह विचार जरूर आया होगा कि आपने बताया था कि एलएलपी फर्म में भी आपके द्वारा निभाई जाने वाली लायबिलिटीज लिमिटेड मात्रा में ही होती है। तो इसमें और प्राइवेट लिमिटेड फर्म में क्या अंतर हो गया, तो चलिए जानते हैं इसको। तो एक एलएलपी फर्म या पार्टनरशिप फर्म में जिन भी व्यक्तियों द्वारा स्टार्टिंग में कैपिटल लगाई जाती है, उन्हीं व्यक्तियों द्वारा फर्म के सारे कार्य किए जाते हैं, जैसे माल का क्रय करना, माल का विक्रय करना, स्टाफ नियुक्ति करना, स्टाफ का नियंत्रण करना इत्यादि। और इसके विपरीत एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जिन जिन व्यक्तियों द्वारा फर्म में कैपिटल लगाई जाती है, जरूरी नहीं है कि वही व्यक्ति फर्म को आगे चलाए। हो सकता है कि फर्म को चलाने वाले और कोई व्यक्ति हो और फर्म में कैपिटल लगाने वाले और कोई व्यक्ति हो। चलिए अब मान लेते हैं कि रमेश और मनोज ने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की शुरुआत की तथा स्टार्टिंग में 10-10 लाख रुपए की कैपिटल लगाई, और उन्होंने स्टार्टिंग में तय किया कि वह कंपनी की हिस्सेदारी को 50,000 शेयरों में विभाजित कर देंगे और प्रति शेयर मूल्य 100 रुपए रखा जाएगा, जिसे फेस वैल्यू कहेंगे। और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की शुरुआत में दोनों द्वारा 10-10 लाख रुपए की कैपिटल लगाई गई थी, जिसके कारण उन्हें कंपनी के 10-10 हजार शेयर प्राप्त हो गए। तो उन्होंने कंपनी की हिस्सेदारी को जिन 50,000 शेयरों में विभाजित किया था, उसे हम ऑथराइज शेयर कहेंगे। और उन्होंने 10-10 लाख रुपए लगाकर कंपनी के कुल 20,000 शेयर प्राप्त कर लिए, जिसे हम इशूड शेयर कहेंगे। और जो उन्होंने फर्म को 20 लाख रुपए की कैपिटल दी, उसे हम पेड अप कैपिटल कहेंगे। और बाकी के बचे हुए 30,000 शेयर, जिसे हम अनइशूड शेयर कहेंगे, और बाकी की बची हुई 30 लाख रुपए की अनइशूड कैपिटल कही जाएगी। तो दोस्तों, यहीं पर प्रति शेयर फेस वैल्यू 100 रुपए रखा गया था। और भविष्य में जब भी कभी इस कंपनी को पैसों की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो वह इन अनइश्यूड शेयरों को बेचकर कंपनी के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट पूरी कर लेगी। अब मान लेते हैं कि मनोज और सुरेश ने इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कुछ वर्षों तक चलाया, और एक दिन उनके पास एक व्यापारी आता है जो कहता है कि मुझे आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना है और मुझे भी आपकी कंपनी की 20% हिस्सेदारी चाहिएगी। जिस प्रकार मनोज और सुरेश ने 20-20% की हिस्सेदारी के साथ कंपनी में 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, उसी प्रकार वह व्यापारी भी चाहता था कि वह कंपनी में 20-20% की हिस्सेदारी रखे। यहाँ पर सुरेश और मनोज ने व्यापारी से कहा कि हमने इतने वर्षों तक इस व्यापार को बहुत अच्छे से चलाया है, जिसके कारण हमें प्रति शेयर मूल्य 100 की बजाय 200 रुपए चाहिएगा, और हम कंपनी की 20% हिस्सेदारी को 10 लाख की बजाय अब 20 लाख रुपए में बेचेंगे। इसका अर्थ यह हो गया कि प्रति शेयर मूल्य 100 रुपए रखा गया था, अब शेयर का मूल्य 200 रुपए हो गया है। और दोस्तों, एक कंपनी की शुरुआत के समय ही वे सभी कागज तैयार किए जाते हैं, जिनमें कंपनी की ऑथराइज पेड अप कैपिटल से रिलेटेड सारी बातें लिखी जाती है, जिन्हें एमओए तथा एओए कहते हैं। तो दोस्तों, याद रखना, किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सभी दस्तावेजों को एमसीए की साइट पर अपलोड किया जाता है, जिसका अर्थ यह होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो चलिए अब जानते हैं कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को किस प्रकार बनाया जाता है तथा इसको बनाने की क्या प्रक्रिया है, और इसको बनाते समय किन किन डॉक्यूमेंटों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को बनाने के लिए मिनिमम 2 डायरेक्टर और 2 शेयर होल्डर की आवश्यकता होती है, और यह डायरेक्टर और शेयर होल्डर एक ही व्यक्ति भी हो सकते हैं तथा यह डायरेक्टर और शेयर होल्डर अलग अलग व्यक्ति भी हो सकते हैं। उसके बाद जितने भी डायरेक्टर और शेयर होल्डर होते हैं, उनके डीएससी बनाए जाते हैं, जिसे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट कहते हैं। और जब भी आप कभी किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप अपनी कंपनी के कुछ भी डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो, तो इस डीएससी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ताकि आप उन अपलोड किए हुए डॉक्यूमेंट की प्रामाणिकता की जाँच कर सकें। और फिर जितने भी डायरेक्टर होते हैं, उन सभी डायरेक्टर का एक डिन नंबर आता है, जिसे हम डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं। उसके बाद कंपनी का नाम अप्रूवल के लिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास भेज दिया जाता है, जहां से कंपनी का नाम अप्रूवल होने के बाद हमें प्राप्त हो जाता है। उसके बाद कंपनी से जुड़ी सारी बातें, जैसे
कंपनी के कितने डायरेक्टर रहेंगे, कंपनी के शेयर होल्डर मैक्सिमम कितने रहेंगे, कंपनी के पास ऑथराइज कैपिटल कितनी है, कंपनी कितने शेयरों के इशू कर सकती है। इससे जुड़ी सारी बातें कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखी जाती है, जिसे हम MOA और AOA कहते हैं। और उसके बाद कंपनी को एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्राप्त हो जाता है, और यह इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट प्राप्त होने के बाद एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की शुरुआत हो जाती है। उसके बाद एक GST सर्टिफिकेट लिया जाता है, उसके बाद बैंक का करंट अकाउंट खुलवाया जाता है, तथा जो भी आप बिजनेस उस प्राइवेट लिमिटेड फर्म में करना चाहते हैं उसके लिए हो सकता है कि किसी लाइसेंस की ज़रूरत हो तो वह लाइसेंस लेना पड़ता है। तो इस प्रकार दोस्तों यह पूरी प्राइवेट लिमिटेड की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, और आपने यह जाना कि किस प्रकार एक LLP फर्म प्राइवेट लिमिटेड फर्म से अलग रहती है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मेरी आगे आने वाली हर वीडियो आप तक बहुत जल्दी पहुंच सके।